बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम द गर्ल हु वॉज एन फ्रैंक पढ़ेंगे और समझेंगे। एन फ्रैंक एक साधारण लड़की थी जिसका असाधारण पर छोटा जीवन चर्चित हुआ उसकी लिखी डायरी के कारण। ये डायरी उसकी मृत्यु के उपरांत जग प्रसिद्ध हुई और अनेक भाषाओं में प्रकाशित भी हुई। कैसे एक टीनेजर ने पूरे विश्व को अपने लेखन से हिला दिया, ये पाठ उसी पर प्रकाश डालता है। आओ पाठ पढ़ते हैं। The girl who was Anne Frank. And how do you know that the human race is worth saving? An argumentative young student once asked his professor. Said the professor, I have read Anne Frank's diary. How this diary of a teenage girl came to be written and saved is a story as dramatic as the diary itself. No one foresaw the tremendous impact that the small book would have, not even her father, who had it published after Anne's death in a Nazi concentration camp. The Diary of Anne Frank has now been published in 19 languages, including German, and has sold nearly 2 million copies. Made into a play by Francis Goodrich and Albert Hackett, it won the Pulitzer Prize for Drama, and in the 1956-57 season alone, played in 20 different countries to 2 million people. In London, it ran for nearly 6 months at the Phoenix Theatre. 20th Century Fox turned it into a film. To understand this amazing response, it is necessary first to understand the girl who was Anne Frank. Argumentative, Vivad Priya, somebody who likes to argue. Foresaw, see beforehand, पहले से अंदाजा हो जाना। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां हिटलर ने बहुत सारे प्रिजनर्स को कैद करके रखा था। यहाँ उनकी बुरी हालत होती थी और अक्सर वे टॉर्चर होते होते मर भी जाते थे। एक स्टूडेंट ने आर्ग्यूमेंट सेक अपने प्रोफेसर से पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मानव जाति को विनाश से, लुप्त होने से बचाना जरूरी है? प्रोफेसर ने शांत स्वर में केवल एक ही वाक्य कहा, मैंने एन फ्रैंक की डायरी पढ़ी है। ये डायरी कैसे और कब लिखी गई, किन हालातों में लिखी गई, कैसे पब्लिश हुई, ये सब बातें जानने योग्य हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि एक किशोरी द्वारा लिखी गई उसकी पर्सनल डायरी, जो उसकी डेली लाइफ, पर्सनल मैटर्स आदि को क्रॉनिकल करती है, वो एक दिन इतनी फेमस हो जाएगी। ऐसा तो एन के पिताजी ने भी कभी नहीं सोचा होगा, जिन्होंने अपनी पुत्री की अनटाइमली ट्रैजिक डेथ के बाद उसे पब्लिश होने भेजा। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक 19 लैंग्वेजेस में प्रकाशित हुई है, यहाँ तक कि जर्मन में भी, और इसकी 2 मिलियन प्रतियां ऑलरेडी बिक चुकी हैं। इस पुस्तक पर एक नाटक भी रचा गया, जिसे पुलित्जर प्राइज से सम्मानित भी किया गया। 1956-1957 के सीजन में ही इसे 20 देशों के 2 मिलियन दर्शकों ने देखा और सराहा। लंदन के फीनिक्स थिएटर में ये प्ले लगभग 6 महीने चला। 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस पर एक पिक्चर भी बना डाली। आखिर कौन थी एन फ्रैंक और उसके द्वारा लिखी डायरी में ऐसा क्या था जो उसने पूरी दुनिया को हिला दिया? यही हम अब जानने का प्रयास करेंगे। आगे पढ़ें। When Hitler came to power, Otto Frank was a banker living in Germany. He had married in 1925. In 1926, his first daughter, Margot, was born, and 3 years later,
his second, Anneliese Marie. She was usually called Anne, sometimes Tender One. In the autumn of 1933, when Hitler was issuing one anti-Jewish decree after another, Otto Frank decided to emigrate to the hospitable Netherlands. He started a small firm in Amsterdam. Shortly before the outbreak of war, he took in a partner, Mr. Van Daan, a fellow refugee. Mostly they traded in spices. Business was often slow. Once Otto Frank was forced to ask his small staff to accept a temporary cut in their modest wages. No one left. They all liked his warm personality. They admired his courage and the evident care he took to give his two girls a good education. डिक्री माने हुक्मनामा, ऑर्डर. एमिग्रेट, अपने देश को छोड़कर परमानेंटली दूसरे देश में जाकर बस जाना. हॉस्पिटेबल, फ्रेंडली, receiving strangers or guests warmly. Wages, salary. Modest, humble, मामूली. जब हिटलर पावर में आया, तब ऑटो फ्रैंक यानी एन के पिताजी जर्मनी में ही रहते थे. वे एक बैंकर थे. उनका विवाह 1925 में हुआ और पहली पुत्री मार्गॉट का जन्म 1926 में, एक वर्ष के बाद. दूसरी बेटी एन ने 1929 में फ्रैंकफर्ट में जन्म लिया. 1933 के आते ही जर्मनी का माहौल बिगड़ने लगा. हिटलर और उसकी नाजी पार्टी हाथ धोकर जूस के पीछे पड़ गई थी. जूस पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे थे. They were relentlessly persecuted. ऑटो फ्रैंक जूइश थे. अपने परिवार की सेफ्टी और उनकी वेलबींग के लिए उन्होंने नेदरलैंड्स मूव होने का निर्णय लिया. एम्स्टरडैम में उन्होंने अपनी एक छोटी फर्म सेटअप की. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने ही तरह एक रेफ्यूजी मिस्टर वैन डान को अपना पार्टनर बना लिया. वे लोग स्पाइसेस में डील करते थे. धंधे ने अभी इतनी गति नहीं पकड़ी थी. एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ऑटो फ्रैंक ने अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह काट कर दी. वैसे भी जो तनख्वाह वो दे रहे थे बहुत ज्यादा नहीं थी. एम्प्लॉयज ने उनका साथ फिर भी नहीं छोड़ा. मुश्किल समय में उनकी ढाल बनकर खड़े रहे. सब उन्हें बेहद पसंद करते थे, उनकी इज्जत करते थे. कैसे वे कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम ले रहे थे और अपनी दोनों पुत्रियों को अच्छी तालीम देने का पूरा प्रयास कर रहे थे. आगे पढ़ें. As a pupil, Anne was not particularly brilliant. Most people believed, with her parents, that Margot, her elder sister, was more promising. Anne was chiefly remarkable for the early interest she took in other people. She was emotional and strong-willed, a real problem child, her father once told me, a great talker and fond of nice clothes. Life in town, where she was usually surrounded by a chattering crowd of girlfriends, suited her exactly. This was a lucky fact, because the Frank family could only rarely afford a holiday, not that they own a car. When the Nazis invaded the Netherlands in May 1940, the Franks were trapped. Earlier than most Jews in Amsterdam, Otto Frank realized that the time might come when he and his family would have to go into hiding. He decided to hide in his own business office, which faced one of Amsterdam's tree-lined canals. A few derelict rooms on the upper floors, called the Annex, were secretly prepared to house both the Frank and the Van Daan families. Early in July 1942, Margot Frank was called up for deportation, but she did not go. Straight away, the Franks moved into their hiding place, and the Van Daans followed shortly afterwards. 4 months later, they took into their camped lodgings
another Jew, a dentist. Chattering, खूब सारी बातें करना. Invade, आक्रमण. Derelict, neglected, त्यागा हुआ. Deportation, lawful expulsion from a country. Annex is an extension to a main building. मार्गॉट एक मेधावी छात्रा थी. एन पढ़ाई में उतनी चुस्त नहीं थी. मार्गॉट जहां शांत प्रवृत्ति की थी, वहीं एन चुलबुली और बातूनी थी. उसके बहुत सारे दोस्त थे और वे सभी गप्पे मारने में बिजी रहते थे. एन को अच्छे कपड़े पहनना और सजना संवरना बहुत पसंद था. वह खुद को सुंदर और अट्रैक्टिव मानती थी. घर में सबसे छोटी होने के कारण वो थोड़ी पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड भी थी. लेकिन एन की खासियत थी कि वो भावुक और दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी थी. फ्रैंक परिवार अमीर नहीं था, मगर वे एक दूसरे की कंपनी में एक दूसरे के साथ खुश थे, संतुष्ट थे. नाजीज ने जब 1940 में नेदरलैंड्स पर धावा बोला तो फ्रैंक परिवार पूरी तरह फंस गया. स्थिति की गंभीरता को फ्रैंक एम्स्टर्डम में रह रहे अन्य जूस के मुकाबले ज्यादा गहराई से समझ गए थे. उन्हें ये एहसास हो गया था कि उन्हें और उनके परिवार को बहुत जल्द अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, नाजीज से छिपना पड़ेगा. बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वे लोग अपने ऑफिस की बिल्डिंग में ही छिपेंगे. वो बिल्डिंग एम्स्टर्डम की कैनाल्स को फेस करती थी. कुछ कमरे ऊपर के फ्लोर पर ऐसे भी थे जो अब इस्तेमाल में नहीं आते थे. उन्हें एनेक्स कहा जाता था. यही एनेक्स को तैयार किया गया फ्रैंक और मिस्टर वैन डान के परिवार के रहने के लिए. वहां दाखिल होते हुए दोनों परिवारों को शायद ये अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि ये सीक्रेट एनेक्स में उन्हें अपने जीवन के 761 डेज बिताने पड़ेंगे, और वो भी कैदियों की तरह, हर पल डिस्कवर होने के खौफ के साथ. जुलाई 1942 में मार्गॉट के डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स आए, पर ऑब्वियसली वो नहीं गई. बस इसके तुरंत बाद फ्रैंक परिवार 6 जुलाई 1942 को सीक्रेट एनेक्स में शिफ्ट हो गया. मिस्टर वैन डान का परिवार उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 13 जुलाई को उनके साथ सीक्रेट एनेक्स में शिफ्ट हो गया. ठीक 4 महीने के बाद उन्होंने उस हाइडिंग प्लेस में, जो अब उनका नया घर था, में एक डेंटिस्ट को पनाह दी. यहां पूरा होता है द गर्ल हु वाज एन फ्रैंक का पार्ट 1. पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी. बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही. हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.